क्या आप जानते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ या आईबीडी पाचन तंत्र की एक ऐसी बीमारी है जो दीर्घकालिक होती है, क्रोनिक होती है। ये करीब करीब सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकती है। शरीर के आंतों के अलावा अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर से डॉक्टर श्याम शरण तांबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इस बीमारी के बारे में या इस बीमारी के सभी पहलुओं पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आईबीडी के लक्षण हम दो प्रकार से देख सकते हैं, आंतों संबंधित और शरीर के अन्य अंगों संबंधित। आंतों के मुख्य लक्षण में सबसे पहले आता है डायरिया यानी पतले दस्त आना। ये पतले दस्त गंभीर तरह के होते हैं, बार बार आते हैं, 6 से 7, 8, 10 या 15-20 तक भी हो सकते हैं। ये ना सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी मरीज को नींद से जगा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम नॉक्टर्नल डायरिया भी बोलते हैं, और ये आईबीडी को और आंतों की अलग बीमारियों से जैसे आईबीएस से दूर करता है या डिफरेंशिएट करता है। ये दस्त शुरू में पतले और पानी जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फिर मल द्वार से रक्त का आना शुरू हो जाता है। रक्त के साथ मवाद भी आती है। ये बार बार आती है। जब दस्त हर बार आए तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें रक्त और मवाद आए। ऐसा भी हो सकता है कि दिन में 8-10 बार अगर मरीज़ दस्त जाता है तो उसमें 2-4 बार में दस्त आ सकता है, या 3-4 दिन ना आए और फिर आना शुरू हो जाए। तो इस तरह दस्त की प्रक्रिया चलती रहती है, लंबी चलती है। दूसरा मुख्य लक्षण पेट में दर्द होता है। ये पेट में दर्द सुंडी के चारों तरफ, सारे पेट में या पेट के बाएं निचले हिस्से में ज़्यादा होता है। मरोड़ उठता है, हल्का हल्का दर्द बराबर बना सकता है। दिन और रात दोनों समय दस्त हो सकता है। तेज़ी से मरोड़ उठ के दस्त की शिकायत होती है और मरीज अपने दस्त रोक नहीं सकता और तुरंत उसको शौच के लिए जाना पड़ता है। पेट का दर्द दस्त के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बढ़ता रहता है। भूख की मात्रा कम हो जाती है। मरीज के खाने की इच्छा अचानक कम होती जाती है। और इन सब चीज़ों की वजह से, दस्त की वजह से, रक्त स्त्राव की वजह से, भूख कम होने की वजह से शरीर की कमजोरी बढ़ती ही जाती है। मरीज का वजन घटता ही जाता है। और इसकी मुख्य वजह होती है कि जो हम खाते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसका ठीक से पाचन नहीं हो सकता, शरीर में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो सारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाते हैं और इसकी वजह से हमको बेहद कमजोरी होती है। एनीमिया हो जाता है, कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है। इस तरह शरीर की ये परेशानियाँ बढ़ती ही रहती है। इसके साथ साथ अगर ये लंबे समय तक चलती है, डिजीज़ कंट्रोल में नहीं आती है, तो और भी घातक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे कैंसर हो जाता है। छोटी आंत में घाव की वजह से स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, सिकुड़ जाती है, आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ये मुख्यतया आंतों के सिम्टम्स होते हैं। अब हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स की भी बात करते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम यानी आंत से बाहर के लक्षण आँखों को प्रभावित करते हैं, जिसमें आयरियाइटिस होती है, आँखों में जलन, सूजन और दिखाई पड़ने की समस्या हो जाती है। लिवर की बीमारी होती है जो प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलिंजाइटिस से लेकर सिरोसिस तक की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकती है। किडनी को अफेक्ट करती है, जिसमें किडनी में सूजन या फेलियर हो जाते हैं, जिसमें CKD या क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। जोड़ों में बीमारी होती है। जोड़ों में मुख्यतया घुटनों या हाथों में प्रभावित होता है। रीढ़ की हड्डी और उसके साथ जुड़ी हुई कूल्हे की हड्डी, ये दोनों में जकड़न और सूजन और दर्द आ जाती है, फिक्स हो जाती है। इसको बोलते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके कारण पीठ में भयानक दर्द होता है। स्किन में भी ये बीमारी पैदा हो सकती है, जिसको भी वजह से रैशेस और स्किन के
और भी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ये लक्षण कुछ मरीजों में कम होते हैं, कुछ मरीजों में गंभीर होते हैं। तो इनके हिसाब से हम बोलते हैं माइल्ड सिम्टम्स या माइल्ड डिजीज़ या सीवियर डिजीज़। माइल्ड डिजीज़ अच्छे से मेंटेन या अच्छे से इलाज के असर आ सकती है, मरीज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सीवियर डिजीज़ में दवाइयों का रिस्पांस भी मुश्किल होता है और ये आगे चलकर गंभीर रूप भी धारण कर लेती है। हम बीमारी से तभी बचाव की कोई खोज निकाल सकते हैं जब हमें उसका कारण पता हो। चूँकि आईबीडी का कोई मुख्य कारण नहीं है, तो ऐसा कोई एक सिंगल चीज़ हम बता नहीं सकते, जैसे वैक्सीन लगा लो तो ये बीमारी बच जाएगी। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिनके भी आईबीडी है वो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे ये इस बीमारी के लक्षण बढ़ते हैं। आप अपनी जीवनचर्या ठीक रखें, दिनचर्या ठीक रखें, नियमित व्यायाम करें, कम फाइबर डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें। इसमें कोशिश करें कि दिनचर्या जितनी अच्छी या हेल्दी होगी, जो आप सभी जानते हैं, घूमना, व्यायाम करना, प्राणायाम, डाइट, अच्छी प्रकार की डाइट, और मुख्य बात अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं होने की कोई दवाई ना लें, स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल कम करें। किसी तरह की, चूँकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो कोई भी इस तरह के नुस्खे ना आजमाएं जिसका कि कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। यानी बेकार में कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इस तरह की दवाइयाँ अगर ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। और घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बताया, इतनी तरह की इलाज और दवाइयाँ आ गई हैं, अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि इसमें आदमी को करीब करीब सिम्टम फ्री रखा जा सकता है। वो अपनी सारी दिनचर्या, सारी जीवन की जिम्मेदारी पूरी कर सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है। किसी तरह का कोई लाइफ स्टाइल में इसमें व्याधा नहीं आती, अगर आप नियमित ढंग से डॉक्टर को दिखाएं और इलाज लें और अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखें।